हेलो पब्लिक कानो, क्या हाल चाल सभी के। आई एम श्योर सब एकदम अपनी मस्ती में होंगे, राइट। सो आज का वीडियो जो होने वाला है वो तो आप आई थिंक थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा आपको। सो आज जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ 12th बोर्ड केमिस्ट्री। दैट मीन्स केमिस्ट्री में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं 12th बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू में, और जिन पे सिर्फ फोकस किया जाए तो 70 में से ईजिली 40 अबाव तो स्कोर होता ही है, क्योंकि ये स्पेशली उन 50-60% स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अल्ट्रा लेजेंड टाइप के होते हैं, जो लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग स्केल पे चैलेंज करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम रहेगा तो उसके 1 महीने पहले सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस, दे गॉट अ वर्ड सीरियसली। तो उसके लिए उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में जो कवर होगा वो ये होगा कि एकदम सिलेक्टिवली चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना चाहिए सो दैट कि 40 अबाव स्कोर हो सके हमारा, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो 50-60% कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अल्ट्रा लेजेंड टाइप, स्पेशली उनके साथ, और स्पेशली उनके साथ भी जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पे आपको मालूम होगा कि आपके फ्रेंड्स होंगे शायद वो, और मे बी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे या फिर एनी फॉर शो रीज़न, तो एटलीस्ट उनको भी अगर ये इंपॉर्टेंस मिल गया कि भाई इतना ही कंटेंट पढ़ो, ठीक है, तो एटलीस्ट हमारा कहीं ना कहीं पे बेड़ा पार हो जाएगा केमिस्ट्री में। और 40 अबाव तो एटलीस्ट हम इससे निकालेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो तुम्हारा अपना खुद का गुडविल है, राइट, कि तुम कितना स्ट्रांगली पढ़ते हो। तो 50 अबाव 55 तो आराम से आप टच करोगे, क्लियर। क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, अगर आपने वो रिफ़र किया रहेगा तो वो अभी आपके फिलहाल ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपने रिफ़र किया रहेगा तो उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको 70 में से 60 स्कोर करना है जस्ट बाय कंसिडरिंग वेरी सिलेक्टिव चैप्टर्स, तो कैसे करें, राइट। तो खैर फिलहाल जिसको टाइम है, जिसको लगता है कि वो कर सकता है वापस, सो दे कैन गो फॉर दैट वीडियो। अदरवाइज यहाँ पे टिके रहो यार, क्योंकि यहीं पे मेन मज़ा है, राइट। चलो, तो ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट, क्योंकि ऐसा एक किस्सा हुआ था बहुत पहले कि लास्ट ईयर की बात है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इंपॉर्टेंस दीजिए, तो मैंने 1-1.5 महीने पहले इंपॉर्टेंस दे दिया, भाई ये लो इंपॉर्टेंट है जेन्युइनली। मतलब होता क्या है कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है उसके 2 दिन पहले फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स का पेपर हो जाने के बाद घर पे आने के बाद बंदा मस्त में सो उठ के होने के बाद वो पूछता है सर अभी 1 ही दिन बाकी है, परसों हमारा केमिस्ट्री है, अभी 1 दिन में कैसे केमिस्ट्री को एकदम मस्त कर डाले। बोला भाई तू तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। मैंने भाई इतना टैलेंट तो मेरे अंदर भी नहीं है, ठीक है, एक काम कर, जितना कंटेंट पढ़ाया गया उस पर ही फोकस कर, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पहले ही बना के दे रहा हूँ फिर से मैं। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स को पहले ही दिया गया है क्लासेस में, लेकिन स्टिल उसके बाद मुझे लगा जो यूट्यूब के हमारे फ्रेंड्स हैं उन बडीज़ के लिए स्पेशली और एक एक्स्ट्रा पार्ट बनना चाहिए ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है IMPs ऑफ 12th बोर्ड केमिस्ट्री। विल सी कि जो हमारे चैप्टर्स हैं 16 चैप्टर्स वो कितने इंपॉर्टेंट है और कितने मैटर करते हैं। बट वहाँ जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट एवरीवन ये पॉइंट क्लियर रखना कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का होने वाला है विदाउट ऑप्शन, बराबर ना। विदाउट ऑप्शन द पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स, ऑलराइट। वेयरएज अगर हम बात करते हैं विथ ऑप्शन का तो पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है एवरीवन? 98 मार्क्स का। टारगेट यही रखना भाई, टारगेट 98 मार्क्स का रखना प्लीज़। 98 रखोगे तो 70 में से फॉर श्योर तुम 60 टच करते हो, फॉर श्योर, या उसके ऊपर भी आते हो। लेकिन टारगेट ये रखना, ये टारगेट रखोगे ना तो गारंटीड है कि आपका जो स्कोर है वो 50 के आसपास रहेगा या 40 के आसपास रहेगा। साइकोलॉजी है भाई, साइकोलॉजी है। अभी लास्ट ईयर की बात है जब सिलेबस उनका 30% रिड्यूस था, तो इट मीन्स लाइक उनको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ के जाना था। बट जेन्युइनली उनके पास इतना अच्छा मौका था स्कोर करने का, बट उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने 70% जो सिलेबस पढ़ के जाना था उसमें से सिर्फ 50% पढ़ के गए, विच मीन्स उन्होंने भी बार्गेनिंग किया तो भाई 70 है तो हम 50 पढ़ के रहेंगे। ऐसा होता है, साइकोलॉजी यही है। तो एटलीस्ट आप ऐसा ना करना प्लीज़, इसलिए ये टारगेट मत रखो, ये रखना, ऑलराइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो PCB है इसका जो पेपर है ये इतने मार्क्स का आने वाले लिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओगे और ये टारगेट रखोगे और इसके ऊपर जाना ही है फॉर श्योर, क्योंकि 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स में आपको 25 अबव तो मिलने वाला है, तो मोर देन 25 यहाँ मिल जाएगा, 60 के आसपास यहाँ मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका स्कोर है वो 85 के ऊपर ही होने वाला है। तो PCB आपका स्कोर 85 मार्क्स के ऊपर जाने वाला है, गारंटीड है, राइट।
तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स स्टार्ट विथ दैट। तो जो हमारा पहला बंदा आपके सामने दिख रहा है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने 11th में स्टडी किया रहेगा, तो 11th का ही स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर आपको देखने को कुछ हद तक मिलेगा। सी एवरीवन, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कवर होता है, डेफिनेशंस। भाई अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का और उसमें डेफिनेशंस ना आए तो क्या ही मज़ा, राइट ना? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपके सिलेबस में कुछ 6 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के 6, तो उसमें डेफिनेशंस तो आने ही वाले हैं फॉर श्योर। पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि स्टेट्स ऑफ सॉलिड स्टेट जो है 5 मार्क्स के लिए जो आने वाला है उसमें से 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है डेफिनेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो सभी के करने हैं, किसी को भी मिस नहीं करना, बिल्कुल नहीं। नंबर 2 आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। इसके बारे में तो क्या ही कहना यार, ये तो सदियों से चलते आ रहा है। मतलब जब मैं था कुछ अराउंड 10 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, तो जब मैं 10th में 12th में था, ठीक है, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। तो आई थिंक आप फील कर सकते हो कि 10-12 साल पहले की अगर बात करूँ तो उस टाइम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो मुझे आई थिंक ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जाम्पल अलग से, एग्जाम्पल को पॉइंट कंसिडर मत करना भाई लोग और उनकी बहन लोग। नंबर जो है नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए है, उसमें आया तो ऑब्वियसली आपको 6 या 7 पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा कंसिडर होगा। ओके, तो ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। 3rd नंबर पे आते हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ में डिफेक्ट्स यूजुअली कंसिडर नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में वही डिफेक्ट्स काम आते हैं बहुत स्ट्रांगली, राइट? तो डिफेक्ट्स में कुछ बहुत ही फेमस डिफेक्ट्स हैं, लाइक 3 फेमस डिफेक्ट्स हैं। एक है स्कॉटकी डिफेक्ट, नंबर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट, नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट एंड नंबर 3 मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इन 3 डिफेक्ट्स को प्लीज़ ज़रा मद्देनज़र रखना, और जो स्कॉटकी एंड फ्रैंकल हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए होते हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पे भी काम करना प्लीज़। ठीक है, विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम। एग्जाम्पल तो आपको देना ही है, ठीक है, और डायग्राम मतलब अगर तुमने प्रेजेंट कर दिया और इन केस तुम्हारे अगर थियरी पार्ट में मतलब डिफेक्ट्स के कुछ पॉइंट्स में या कॉन्सिक्वेंस के कुछ पॉइंट्स में अगर तुमने मिस कर दिया इन केस, तो डायग्राम जो है वो तुम्हारी लाज रख लेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है इन पे। क्लियर हुआ? तो कोई एक डिफेक्ट आपको आता है तो प्लीज़ बेटर बी अलर्ट फॉर दैट पार्ट। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आते हैं? एक तो है कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है सिंपल क्यूबिक का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, वो यूजुअली पूछते हैं कैलकुलेशन फॉर्म में। तो कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए होता है। देन 5th वन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, डेंसिटी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये 4 टर्म्स दिए हैं, लेकिन तुम्हें किसी 2 टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे कंबाइन करके, 1-2 कंबाइन कर देंगे और पूछ लेंगे आपसे किसके बारे में, SC दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। ओके, सो बेटर बी अलर्ट फॉर दैट केस प्लीज। तो ये है सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सॉल्यूशंस। पहले इस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशंस एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब सिर्फ सॉल्यूशन है, 6 मार्क्स का है विथ ऑप्शन। ऑलराइट, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सदाबहार क्या पॉइंट है, डेफिनेशंस। फिजिकल केमिस्ट्री है भाई, डेफिनेशन मतलब कि उसकी जान है। डेफिनेशंस एंड लॉज, स्टेटमेंट्स, प्रिंसिपल्स, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये 3 लोग डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज, ये लोग ये समझ में आ गया ना थियरी कंसेप्ट प्रॉपर्ली, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। जेन्युइनली आई एम सेइंग, अगर ये 3 चीज़ दिमाग में बैठ गया आपके, तो आप जेन्युइनली किसी भी पॉइंट को, अगर सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आराम से आप ठोक सकते हो वहाँ पे इजीली। ओके, तो उसी में 2 फेमस लॉज हैं जिसका नाम है रॉल्ड्स लॉ, राहुल्स लॉ नहीं, रॉल्ड्स लॉ, या बैड जोक बट ठीक है, हेनरीज लॉ। ओके, विथ फॉर्मूलाज, येस वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर कुछ लॉज आते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स लिखने के बाद यू हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि फॉर्मूला मिस करते हो तो समटाइम्स कुछ जो पेपर चेकर होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं। उनको लगता है कि भाई लॉ पूछा गया है तो उन्होंने कुछ तो एक फॉर्मूला भी दिया रहेगा, आपको देना चाहिए, कंपलसरी है, और छोटा सा एक फॉर्मूला रहेगा। तो वाई टू मतलब गिव देम अ नेगेटिव इमेज क्रिएट करने का कि भाई मार्क्स तुम कट कर दो हमारे, क्योंकि जो पेपर चेक करते हैं बेचारे वो फैमिली से फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने काम से होते हैं फ्रस्ट्रेट, ठीक है, या बाय सम रीज़न कुछ भी इशू होगा तो वो पूरी शायद हद तक पूरी फ्रस्ट्रेशन जो है तुम पे निकाल दें। ऐसा करते नहीं है, बट यूजुअली अगर हो गया तो फिर काहे को रिस्क लेने का भाई, इसीलिए चुपचाप
फॉर्मूला भी लिख देने का, समझे। तो ये 2 लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा ना अगर एनीथिंग आपकी बुक में ना, तो आपको वो कंसिडर करना है। याद रखना, कुछ भी मीन्स कुछ भी, चाहे वो न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो और चाहे वो उनके डेरिवेशंस वगैरह क्यों ना हो, क्योंकि ये 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये यूजुअली आपको ये ना 1 से 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ज़रा कंसिडर करना प्लीज़, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी टू लर्न है। तो मैं कंसिडर करूँगा कि आप ये पढ़ोगे। फिर इस चैप्टर में भी एक डिस्टिंग्विश है जिसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं उनके बारे में डिस्टिंग्विश किया है, वही बात है। और ये डिस्टिंग्विश यूजुअली 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का पूछ देते हैं आपको, तो एटलीस्ट में उतने के लिए आप श्योर रहोगे, याद करोगे, मुझे गारंटीड है। रिलेशनशिप बिटवीन वांटर फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये आपको चैप्टर के ऑलमोस्ट एंडिंग में मिलेगा। और ये दोनों का रिलेशनशिप एक डेरिवेशन फॉर्म में छोटा सा एकदम है, और बहुत इजी है, बट मोस्ट लाइकली ये पूछा गया है। तो आई थिंक उस मोमेंट के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि आप पढ़ोगे इसको ज़रूर, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिलेक्टिवली वही क्वेश्चंस रखे हैं जो कुछ हद तक आ गए हैं, आ चुके हैं, या फिर आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। एंड द लास्ट वन, इस चैप्टर का सबसे सदाबहार न्यूमेरिकल मोलर मास, ठीक है। मोलर मास अगर आपको याद होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनमें कुछ टर्म्स थे मोलर मास के निकालने के फॉर्मूलाज थे। उस पे क्वेश्चंस ना न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। और ऐसा मतलब 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इतने सिंपल होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार ये क्या है ही क्या। सच कह रहा हूँ, और ये फिर कह रहा हूँ, मेरे टाइम से पूछते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब उस टाइम पूछा गया था और लगातार पूछते हुए आ रहे हैं, बिकॉज मैं पास्ट 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, और मैं हर बार देखते हुए आ रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि आपको आई थिंक ये करना ही चाहिए, ज़रूरी है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, इसी के जो बड़े भाई या बड़ी बहन जो है, या छोटे भाई छोटी बहन, आपकी मर्जी। तो 11th में आपने स्टडी किया था जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। काफ़ी हद तक ये उससे रिलेट करता है। 6 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शन, और इसमें यस अगेन फर्स्ट नंबर पे कौन है, डेफिनेशंस हैं। नंबर 2 पे आता है रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। यस, ओके, इन दोनों का कनेक्शन मतलब इस चैप्टर में होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। ऑलराइट, तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस वन। अगेन यस, थर्ड वन द सेम क्वेश्चन जो मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि सदियों से पूछते हुए आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, ये ऐसा पॉइंट है ना जिसपे एंट्रेंस में क्वेश्चंस भी काफ़ी मोस्ट लाइकली आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। तो बहुत ही यूज लाइक कॉमनली आस्क क्वेश्चन है ये, बोर्ड में एंट्रेंस दोनों में। तो वर्क ऑन दिस प्लीज, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है एक्चुअली ये। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओके, सो एक्चुअली पता नहीं कितनों को पता होगा ओस्टवाल्ड, या फिर उससे उसके नाम से मिलता जुलता कुछ तो आई थिंक एक कार्टून आता था ना शायद से, किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो जरा कमेंट बॉक्स में बोलना प्लीज़ कि उससे मिलता जुलता एक मस्त कार्टून था। आई थिंक कैक्टस, सॉरी माय मिस्टेक, कोई तो एक था ब्लू कलर का, कोई तो एक एनिमल फॉर्म में था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या था एग्जैक्टली, बट आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा। सो ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ये एक इंपॉर्टेंट है। इस पर जो कुछ भी रहेगा, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे उस पर न्यूमेरिकल्स हों, जो उसकी फॉर्मूलाज वगैरह हों, एवरीथिंग यू नीड टू वर्क ऑन देम। तो डेफिनेशंस तो फॉर श्योर 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ देंगे। रिलेशनशिप जो है वो आपका 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, यहाँ भी ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अगर स्टेटमेंट आया तो 1 मार्क्स मान लो, या फिर 1 to 2 मार्क्स के लिए गारंटीड ये भी है। देन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। ओके, मैं क्वेश्चंस का एकदम सिलेक्टिव पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, बहुत कुछ डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, चैप्टर 4 है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये टर्म ना भाई लोग, थर्मोडायनामिक्स मतलब ये वो टर्म है जिसने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को अपने आप में जोड़े रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चलो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट में तुम घाई घाई में पढ़ोगे उसको, लेकिन प्लीज़ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू में ना इस चैप्टर को जरा बड़ा दिल से लगाना। बहुत ही मज़ेदार और साइंस का एक कमाल का कंसेप्ट है ये, रियली। ओके, तो चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का है विथ ऑप्शन। ऑब्वियसली इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, सीधे इंपॉर्टेंस। तो डेफिनेशंस जो हैं आपको पूछ लेंगे फॉर कितना, 1 to 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, हेस लॉ एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस, तो जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको वहाँ पे ट्रिगर किए हैं, 1 या 2 लॉज वहाँ दिए हैं आपको। दोनों के लॉज के स्टेटमेंट्स क्या हैं, कुछ फार्मूलाज है तो फार्मूलाज उसके अकॉर्डिंग। सेम थिंग हेस लॉ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो कुछ इनसे जुड़ा रहेगा, चाहे वो स्टेटमेंट हो, न्यूमेरिकल्स हो, व्हाटएवर, आपको वर्कआउट करना है इन दोनों के लेके। नंबर 3 है एक्सप्रेशंस फॉर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 12th बोर्ड तो है, एंट्रेंस के लिए भी मैटर करता है। ऑलराइट, तो इसको तो प्लीज़ भूलना नहीं है। तो ये आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। मतलब एक्सप्रेशन तो पूछा ही है, विच मीन्स 2-3 पॉइंट्स का स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप वहाँ पे लिख सकते हो वो। साथ में इस वर्ड पे मैक्सिमम वर्क डन, इस वर्ड पे ना कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उन पे भी काम करेंगे, क्योंकि अगर इस पे कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो न्यूमेरिकल आपको ईजिली आएगा। तो 2 मार्क्स मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ। ओके, आप ये मत करना कि सर पूरे मार्क्स काउंट करने के तो 6 मार्क्स के ऊपर हो जा रहा है, पूरे काउंट करने पे 8 मार्क्स के ऊपर हो जा रहे हैं। मैं एक रफली फिगर दिखा रहा हूँ आपको। ऑलराइट, देन है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल। ओके, तो एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसके ऊपर भी रिलेशनशिप में क्वेश्चन आता है, जो 2 मार्क्स के लिए मोस्ट लाइकली आ जाता है। तो एक बात क्लियर रखना कि जो भी छोटे मोटे रिएक्शंस हैं ना, छोटे मोटे रिलेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, उन पे बेसिकली काम करो, क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे बड़े बड़े कंसेप्ट्स को कवर करने में। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रांगली पूछे गए हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क्स का है तो सिर्फ यही आएगा, अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए है तो इसी में कुछ तो ऐड करके एक बड़ा सा न्यूमेरिकल बना देंगे। ऑलराइट, लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 5, दैट इज द मोस्ट फेमस चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आते हैं इस चैप्टर पे, जो कि बहुत ही सदाबहार चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो कि 7 मार्क्स पे आने वाला है विद ऑप्शन। अच्छा, ये वो चैप्टर है जिसको अगर टोनी स्टार्क से प्यार मोहब्बत होगा 3000 टाइम्स ऑब्वियसली, तो उनके लिए चैप्टर जो है काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। मतलब जेन्युइनली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं। अब मैं उस टाइम पे कर नहीं पाया, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी लोग ने किया है, आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद। That you can make a magnetic generator or you can make an electrical generator, something like that with the help of this one. You can use the batteries, because ये ऐसा चैप्टर है जिसके एग्जाम्पल फॉर्म में या फिर इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। इस वक्त मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस मोबाइल से, वो मोबाइल में जो बैटरी है वो बैटरी भी इसकी बदौलत है, राइट। आप जो देख रहे हो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी रिमोट के जो सेल्स हैं, इन्वर्टर जो आपके घर पे बैठा हुआ है, वो सब कुछ इसकी देन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है। तो यस, ये चैप्टर जो है वापस मिलता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ना आपको वापस ये चैप्टर मिलता है, और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, इसलिए जो इसका वेटेज है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, 7 मार्क्स का है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसे कोई हल्के में ना ले। चलो, अगर बोर्ड के लिए ले लिया होगा इन केस, तो एंट्रेंस के लिए मत लेना, ठीक है। और अगर आप स्पेशली प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए, तो भाई बिल्कुल मत करना ऐसा काम, क्योंकि तुमको फिर से मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, देन यू विल फील लाइक कि अबे यार ये तो गलती कर दिया। तो ऐसी गलती ना करें प्लीज़। पहला वही सदाबहार हमारा डेफिनेशंस, जो तुमको 1 या 2 मार्क्स के लिए तो आ ही जाएगा, ठीक है। वर्क ऑन दैट, बहुत सिंपल है एक्चुअली डेफिनेशंस इसके। नंबर 2 पे आता है कोलरॉश लॉ एंड नर्स्ट इक्वेशन। ओके, कोलरॉश लॉ एंड नर्स्ट इक्वेशन दोनों ही ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से ही हैं, बट याद रखना इनसे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, हल्का सा, बट उतना भी नहीं बट होता है। तो इनके लॉ के स्टेटमेंट जो है आपको वो पढ़ना है, लर्न करना है। फॉर्मूला अगर कोई होगा तो फॉर्मूला आपको लिखना है, अगर 1 या 2 मार्क्स के पूछते हैं। अदरवाइज इनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी होता है कि अगर लॉज का स्टेटमेंट पूछ दिया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल पूछ दिया तो वो 2 मार्क्स के लिए, अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो वो 3 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। ओके, तो अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं आप जब सॉल्व करोगे तो दिमाग लगाना उतना। अच्छा, मैं एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने मल्टीपल पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व नहीं किया रहेगा तो कम से कम देखा रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि पेपर्स को देखने के बाद क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है, तरीका कैसा होता है, वो समझ में आता है। तो मेरी अब भी आपसे गुजारिश है, ठीक है, इट्स अ हम्बल सजेशन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। पेपर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इनकेस मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें लो, फॉर्मेट देखो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का टाइप किस तरह से आया है,
फॉर्मेट क्या है, और ये हर चीज़ के लिए मैटर करता है, PCMB हर किसी के लिए। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं केमिस्ट्री में, सर ये रिएक्शन कैसे हुआ या कैसे होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो लोग। तो उस केस में तुम्हें दिमाग लगाना है भाई कि देखो तुम रट्टा मारते हो, क्वेश्चंस को लर्न करते हो, लेकिन आंसर्स हम कहीं ना कहीं 4 to 5 टाइम्स रट्टा मारते हैं, करेक्ट ना। लेकिन उसी आंसर का जो क्वेश्चन है वो शायद हम 1 या 2 बार देखते हैं, रट्टा मारते हैं, बस हो गया। आंसर्स को रट्टा मारने के चक्कर में क्या होता है कि हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, और जब वो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा बनाकर पूछ दिया आपके एग्जाम में, तो भाई अपन हो गए कंफ्यूज। अब उस कंफ्यूज चक्कर में क्या होता है कि अपना जो दिमाग का फ्यूज होता है वो होता है गुल। ओके, तो इट्स हम्बल सजेशन, आंसर्स को रट्टा मारो, लेकिन साथ में क्वेश्चंस को भी याद रखो कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, डायग्राम, मतलब ये चैप्टर, ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में जो कुछ भी दिया रहेगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पर जो कुछ भी दिया रहेगा आपको सब कुछ कंसिडर करना है बिना किसी भेदभाव या शर्माहट के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, डायग्राम। अच्छा, पॉसिबिलिटी होती है कि चारों एक साथ नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, तो समटाइम्स आपको कंस्ट्रक्शन बोल देंगे इलेबोरेट करने के लिए, ठीक है, या तो समटाइम्स वर्किंग पूछ देंगे, ओके, या फिर सिर्फ डायग्राम आ जाता है कभी कभी 1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको चारों करना है, लेकिन चारों एक साथ नहीं आएगा, इतना याद रखो। आया तो 2 लोग एक साथ पूछ देंगे, तो वही 3 मार्क्स चले 4 मार्क्स के लिए तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। या तो एप्लीकेशन पूछ देंगे, सेपरेटली एप्लीकेशन पूछ देंगे, या फिर डायग्राम आ जाएगा। ऑलराइट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना तो आप दिमाग की बत्ती जलाओगे। नेक्स्ट है कुछ 3 यहाँ पे आपको नाम मेंशन किए जिनके डायग्राम्स फोकस करने हैं। लेड एक्यूमुलेटर, लैग्रैंज सेल, दैट इज ड्राई सेल, कंडक्टिविटी सेल। ये 3 मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन से डायग्राम्स हैं जो आ गए हैं, आ चुके हैं पहले भी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप पढ़ें इन्हें। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, कुछ और भी डायग्राम्स इस चैप्टर में हैं, सेल्स हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन सेल पे भी काम करोगे, डायग्राम्स के, एटलीस्ट डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। उनका थियोरी पढ़ नहीं रहे हो आप, चलेगा, कोई इशू नहीं, बट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू में पक्का करना प्लीज़, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। कहीं कुछ अगर उसका थियोरी पूछ दिया, थियोरी नहीं आया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो 1 मार्क्स आपकी झोली में डाल दिया जाएगा। ओके, डिफरेंस और रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। ओके, तो एज इट इज इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी होती है 2 मार्क्स के लिए। डायग्राम अगर आ गया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं तो 2 या 3 मार्क्स की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वर्क ऑन दैट अकॉर्डिंगली प्लीज। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, केमिकल कैनेटिक्स। यस जी हाँ हुजूर, ये वही चैप्टर है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ दिए गए हैं और अक्सर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती हैं। बाय द वे, इस चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हैलोजन डेरिवेटिव में मिलेगा, याद है ना, SN1 SN2। ओके, तो SN1 जो था वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, SN2 वाज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एग्जैक्टली। तो चैप्टर नंबर 6 केमिकल कैनेटिक्स 6 मार्क्स के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा डेफिनेशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसे तो नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर का इस ध्यान देना, फॉर समटाइम्स क्वेश्चन इतना ही होगा, मतलब ये 0 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मिस करके रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, किसी एक ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, सेम थिंग हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। बट इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर पे क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है, तो बेटर बी अलर्ट एट दैट मोमेंट प्लीज। और ये ध्यान देना जरूर कि इनमें से क्या पूछा एग्जैक्टली, नहीं तुम यहाँ के वहाँ कर दोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके। क्योंकि तुम सोचोगे भाई मैं तो लिख के आ गया हूँ, और बाद में क्लास से बाहर निकलने के बाद तुमने कुछ रियलाइज़ किया, अरे यार गलती हो गई, तो वो जो पछतावा है ना वो कॉन्फिडेंस कम कर देता है हमारा, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, बहुत बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट है अर्हेनियस इक्वेशन। यस, इस चैप्टर में एक ही तो इकलौता इक्वेशन है जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो अर्हेनियस इक्वेशन पे जुड़ा हुआ, चाहे न्यूमेरिकल हो, स्टेटमेंट हो, वर्क ऑन इट, कुछ मिस नहीं करना। खैर ये आपका 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन जुड़ा हुआ कोई चीज़ रहेगा तो 1 या 2 मार्क्स के लिए आएगा।
एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस, ये जो टर्म है ना, ये टर्म समटाइम्स एक्सप्लेन होता है, समटाइम्स व्हाट इज होता है, ठीक है, तो दोनों का कुछ भी हो गया, बस इसके बारे में कुछ बोलने के लिए और वो कुछ बोल रहे हैं आपको, तो सेम क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है, बिंदास उसको रख डालो, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट पार्ट, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। तो 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी होती है, या अगर सिंपली पूछा व्हाट इज करके तो 1 मार्क्स वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड मॉलिक्युलरिटी, ये न्यूमेरिकल्स वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स की पॉसिबिलिटी होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जनहित में जारी, अगर क्वेश्चन जो दिया है उसके मार्क्स, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए अलॉट किया गया है, प्लीज वर्क ऑन दैट, ठीक है। ऐसा ना करना कि भाई क्वेश्चन दिया है तुमको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, तुम एकदम रपारप लिखते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो 2 लाइन के बारे में लिखो, जस्ट 2 लाइन्स, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो गो फॉर लाइक 4 to 5 लाइन्स। 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो थोड़ा अकॉर्डिंगली, मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको और एक्सटेंड करो, पर भावनाओं में इतना मैच बह जाओ कि 1 मार्क्स के लिए पूछा है और तुम 4-5 लाइन लिख रहे हो। जो पेपर चेक करेगा उसके पास भी एक मॉडल पेपर होता है, उस पेपर का आंसर शीट होता है, ठीक है, तो वो बोर हो जाता है भाई पेपर चेक करते करते, तुम उसकी भी थोड़ी सी भावनाएं समझो, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट था, ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट हैं। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब आते हैं फेज 2 ऑफ योर केमिस्ट्री, दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट। तो इनऑर्गेनिक के 2 ये चैप्टर जो हैं, एक और चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उस पर भी हम जाएंगे बाद में, बट आज का जो हमारा वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 to 8 कवर करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे कल जो आपका एक वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 9 से लेके 16 तक का होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में चैप्टर नंबर 7 जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 है, विच मीन्स पी ब्लॉक का हाफ पार्ट वॉज वॉट 13, 14, 15 एंड द रिमेनिंग हाफ पार्ट इज दिस, ओके। तो ये 8 मार्क्स का है, इसका वेटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेम थिंग जो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो भी 8 मार्क्स के लिए है, तो इनके वेटेजेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में भी डेफिनेशन मैटर करता है, बस डेफिनेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है, ओके। तो ये एक्चुअली बेनिफिट है आपके लिए, तो डेफिनेशंस बहुत कम है, तो एक डेफिनेशन तो पॉसिबिलिटी होती है कि एक आज आपको आ जाएगा। उसके बाद ये तो मतलब तुमने भूलना नहीं भाई, मैं तो वही कहूँगा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड हैलोजेंस, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स, इनके जो नाम है, सल्फर और हैलोजेंस के जो ऑक्सो एसिड्स के नाम हैं, ठीक है, देयर नेम, ऑलराइट, देयर नेम, देयर स्ट्रक्चर, ऑलराइट, एंड देयर फॉर्मूला, ये आपको आना ही चाहिए, जेन्युइनली आई एम सेइंग आना ही चाहिए। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि अगर आपको नाम आता है तो समटाइम्स फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे भाई नाम बताओ, या फिर नाम देंगे बोलेंगे भाई फॉर्मूला बताओ, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ देंगे, ठीक है। मतलब तुमको इस कंपाउंड का नाम देंगे और बोलेंगे इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लेना प्लीज़। और इनकेस अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता है तो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का लिंक, वहाँ पे क्लिक करो, वो भी पढ़ो इस वीडियो के एंड होने के बाद, बट ज़रूर देखना क्योंकि आना ही चाहिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड देयर रिलेशंस। ट्रेंड्स में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है, इनके बारे में कुछ कंटेंट्स हैं। फिर आईपी वैल्यू क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी, तो इन पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ट्रेंड आता है तो ट्रेंड आया तो मतलब कि आप इजीली आंसर्स खुद फॉर्म कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंटली। तो वो ट्रेंड पे भी वीडियो बनाया मैंने ऑलरेडी, वो भी आपको सामने क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सब कुछ, सारी वीडियोज़ के लिंक्स, जस्ट गो थ्रू दैट प्लीज़। ट्रेंड्स मैटर करते हैं, यहाँ भी मैटर करेगा, इस चैप्टर में मैटर करेगा, चैप्टर नंबर 9 जो इनऑर्गेनिक का है वहाँ भी मैटर करता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंसेप्ट, ये कुछ नया कंसेप्ट है इंटू हैलोजन कंपाउंड। तो इनके डेफिनेशंस क्या हैं, जो कुछ इस वाले कंसेप्ट में होगा ना, सब कुछ आपको करना है, एवरी सिंगल थिंग, कुछ मिस नहीं करना है। डिस्टिंग्विश के नाम पे यहाँ पे एक ही डिस्टिंग्विश है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर बहुत इजीली दिया है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे से एकदम शिद्दत के साथ रट्टा मारो, मज़ा आ जाएगा आपको।
यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आराम से आप हंसते खेलते एक दिन पहले करोगे तो कोई इशू नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ जब तुम पढ़ रहे हो तो डिस्कस कर लो एंडिंग में, एकदम लास्ट में। सब बाकियों की जो है इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये जो है पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 मार्क्स ले लो, यहाँ पे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मिक्स क्वेश्चन है, ये भी 1 से 2 मार्क्स का होगा, ये आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए होता है, और ये भी 2 से 3 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि पूछते हैं 8 मार्क्स के लिए। और चैप्टर में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्केल कुछ नहीं है, मतलब क्या ही कहना इस चैप्टर के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट है, इजी है। डेफिनेशंस बहुत कम है, इजी टू लर्न है, कुछ तो आप पहले जान चुके हो, मतलब पहले पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर्स, इन 3 पे क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपको बोल देंगे कि भाई Fe+2, ठीक है, Fe+2 एंड Fe+3 विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का आना चाहिए, तो जब Fe+2 होगा तब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, +3 होगा तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एंड देन यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश। तो ये तो मतलब आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वो निकालना आना चाहिए, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दिया गया है तो फिर कैसे वो स्टेबिलिटी है या नहीं है वो भी शो करना है। फिर कलर्स, कोई कंपाउंड आपके पास है, कोई आयरन है, सपोज अगर उन्होंने बोल दिया कि Zn+2 इज कलरलेस वाइल Sc Scandium+2 इज कलरफुल, वाई? तो Sc+2 इज मोर कलर्ड देन Zn+2। ये तुम्हें तभी समझ में आएगा अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो आपको 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके लिए भी तुम्हें ट्रेंड्स मालूम होने चाहिए। देन एक है कैलकुलेट, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि आता है आपका कम से कम 1 से 2 मार्क्स के लिए। ओके, 2 मार्क्स का चांस थोड़ा कम ही होता है, बट 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं आपको फॉर श्योर। तो ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी आ सकता है, सेक्शन A में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें भी आ सकता है, या सेक्शन B जो होता है उसमें, या फिर सेक्शन D में आएगा, या किसी के साथ मिक्स होकर आएगा, और क्या। 4th नंबर पे है कैलकुलेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन 3D 4D एंड 5D। अच्छा गाइज, ये जो सिमिलैरिटीज वाला कंसेप्ट है ना, ये तुमको टेक्स्ट बुक में है, प्रॉपर्ली दिया हुआ है, ठीक है। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा करके एक तुमको हेडिंग होगा, तो उस हेडिंग में ही ये सब दिए हैं, सिमिलैरिटीज दिया है और डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं, तो ये जरूर देखना प्लीज़। देन डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, येस, ये भी आपको चैप्टर के एंड में मिलता है। तो इन दोनों में से किसी एक सिमिलैरिटीज़ का पॉसिबिलिटी अच्छा खासा होता है, और इनसे अगर तुम्हें टाइम मिल जाए ना, मतलब मिल ही जाएगा आराम से, क्योंकि ये चैप्टर और चैप्टर डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, कौन सा स्पेशली ट्रेंड वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो बहुत स्मॉल चीज़ें हैं। 6th वाला जो है थोड़ा उससे टाइम देना पड़ेगा अपनी तरफ से, बट बहुत लेंदी ना भाई ना, बिल्कुल नहीं, कमाल का है चैप्टर ये वाला। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है। तो KMnO4 का प्रिपरेशन सिर्फ एक ही कंपाउंड, एक ही टाइप का प्रिपरेशन है, ओनली 1 टाइप, तो क्या ही इशू है लर्न करने में, बिल्कुल नहीं। और प्रॉपर्टीज जो है गिन के 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं, राइट ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम थिंग गोज फॉर K2Cr2O7, एक ही प्रिपरेशन दिया गया है और 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो लर्न करने में क्या इशू है, की फर्क पैदा है, कोई नहीं फर्क पैदा है, राइट। तो मैं स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये पार्ट 1 वाला वीडियो है ये आपको समझ में आया रहेगा। ये वीडियोस बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आपको एटलीस्ट कंटेंट जो है वो सिंप्लीफाई हो सके और ज़्यादा लोड ना आए दिमाग पे। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट ये वीडियोस आप शेयर करेंगे पब्लिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो ऑब्वियसली, एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो भाई, मोटिवेशन हमारा वही है, राइट। एवरीवन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू नॉट गेट पैनिक इन द एग्जाम सिचुएशन, बिल्कुल नहीं, एक फेज़ है, निकल जाएगा, राइट। एन्जॉय एंड एक्सप्लोर, बाय बाय।